दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम DSSB जनरल पेपर में जो 20 मार्क्स की हिंदी आती है उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। PYQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 3 सेट ऑलरेडी कर लिया है अपने चैनल पे और ये 4th सेट होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है जनरल हिंदी प्रैक्टिस की, आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लेवल को जान सकते हैं। आज हम 4th सेट को कंप्लीट करेंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो दिए गए शब्दों में से उचित तद्भव शब्द में से वाक्य पूर्ण करें। यानी कि जो हमें ऑप्शन मिलेगा उसमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। मनुष्य की सर्वोत्तम डैश उसके अच्छे कर्म है। ये सेंटेंस है हमारे पास। मनुष्य की सर्वोत्तम डैश उसके अच्छे कर्म है। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और जो वर्ड यहाँ पे फिल होगा उनमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है कि कोई तद्भव शब्द इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे फिल होगा। तो कौन सा शब्द फिल होगा देखते हैं। ऑप्शंस प्रच्छन्न, पूंजी, पुंज और पुच्छ। तो इन चारों में से कौन सा शब्द होगा जो तद्भव होगा, और जो शब्द तद्भव होगा वही इस सेंटेंस में फिल होके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन बी जो है पूंजी, ये बिल्कुल सही है। मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी उसके अच्छे कर्म है। अतः रिक्त स्थान पे पूंजी जो शब्द है ये उपर्युक्त होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, पूंजी। आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में कहें तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि जो दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आत्मग्राही, ऑप्शन बी है आत्मघात, ऑप्शन सी है आत्मोत्सर्ग और ऑप्शन डी है आत्मोकर्ष। इसमें हमें बताना होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है किसी अच्छे काम के लिए या दूसरों के लिए अपना सुख, लाभ आदि छोड़ने की क्रिया का भाव या छोड़ने की क्रिया या भाव जो होता है उसको आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। दोहे में अलंकार है, तो इस दोहे में हमें बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ये है यमक अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है वक्रोति अलंकार। तो इसमें हमें बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा। उर्वशी एंड उर्वशी 2 बार इसका उच्चारण हुआ है और हमें पता है कि जब किसी शब्द की एक से बार आवृत्ति हो, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका हर बार अर्थ चेंज हो जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ये जो होगा यमक अलंकार, ये बिल्कुल राइट होगा।
जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो। यमक अलंकार के डेफिनेशन जान लेते हैं, यानी कि परिभाषा जान लेते हैं। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द की मीनिंग हर बार चेंज हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इस दोहे में जो ये उर्वशी है, ये उर्वशी शब्द 2 बार आया है। उर्वशी उर्वशी। तो जो पहले उर्वशी का अर्थ है उसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, एंड दूसरे उर्वशी का जो अर्थ है वो हृदय में बसने वाली। ऐसे उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली। तो इस तरीके से दोनों ही उर्वशी का जो अर्थ है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ऑप्शन ये जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलिखित है? ये असुमेलिखित के बारे में पूछा गया है, ना कि सुमेलित के बारे में। असुमेलित है। ऑप्शन ये है सुगति दुर्गति, ऑप्शन बी है सौम्य उग्र, ऑप्शन सी है सृजन रचना, ऑप्शन डी है सृष्टि प्रलय। तो इसमें हमें असुमेलित जो युग्म है विलोम का वो बताना है। ऑप्शन सी जो होगा वो असुमेलित है क्योंकि सृजन का रचना नहीं होगा। सृजन का विलोम ध्वंस या विनाश होगा। सृजन मतलब कोई चीज सृजित करना, इकट्ठा करना, किसी चीज का सृजन करना। तो वहाँ पे रचना शब्द इसका विलोम नहीं होगा। सृजन का जो विलोम होगा वो विनाश करना या ध्वंस करना होगा। तो इसलिए ये असुमेलित है। सृजन का रचना नहीं होगा विलोम। बाकी तीनों सही हैं। सुगति का दुर्गति होगा, सौम्य का उग्र होगा, सृष्टि का प्रलय होगा। तीनों के तीनों विलोम युग्म जो है वो बिल्कुल सही है, सुमेलित हैं। ऑप्शन सी जो है ये असुमेलित है, इस वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको पढ़ते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा हुआ है। ऑप्शन ये है बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल दे रहे हैं शोभा। ऑप्शन बी है बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं। ऑप्शन सी है दे रहे हैं शोभा घुंघराले कुंतल बाल गोपाल के सिर पर, और ऑप्शन डी है शोभा दे रहे हैं बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं। बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं। ये जो सेंटेंस है ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से बिल्कुल ही शुद्ध है। बाकी के तीनों गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। इन चारों ऑप्शंस में हमें शुद्ध मुहावरा बताना है कि कौन सा मुहावरा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन ये है मुंह में पानी भर आना, ऑप्शन बी है मुंह में स्वाद भर आना, ऑप्शन सी है मुंह में लार भर आना, और ऑप्शन डी है मुंह में थूक भर आना। इसमें जो होगा ये ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल मुहावरा है, हर किसी को पता होगा। मुंह में पानी भर आना, इसका जो अर्थ होगा मुंह में पानी भर आना, जिसका अर्थ है जी ललचाना। इसका एक सेंटेंस बना के सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा उसको समझ लेते हैं। जैसे होली पर माता जी ने इतनी स्वादिष्ट गुजिया बनाई कि मेरे मुंह में पानी आ गया। ऐसे इसका जब सेंटेंस प्रयोग करेंगे तो इस मुहावरे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजी बली रघुवंशिन के मानो सूरज के रथ चूमन चाहे। बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ
चूमन चाहे, पंक्ति में अलंकार है। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें हमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है संदेह अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी है प्रतीप अलंकार। इन चारों में हमें बताना है कौन सा अलंकार इस पंक्ति में होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार इस पंक्ति में होगा, क्योंकि मनो शब्द जो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो डेफिनेशन है यानी जो परिभाषा है उसको जान लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ शब्द जो होते हैं, इसके जो शब्द कुछ होते हैं जैसे मन मानो, मनु जनु जानो, मानो, मनो, निश्चय, यू, ज्यो आदि, ये जो शब्द होते हैं अगर किसी भी पंक्ति में किसी भी जो अगर दिया जाए, दोहा दिया जाए या कोई पंक्ति दी जाए, उनमें ये शब्द अगर देखने को मिल जाएं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। जैसे कि फिर से एक बार सुन लेते हैं। मनु जनु जानो, मानो, मनो, निश्चय, यू, ज्यो आदि, ये शब्द अगर किसी दोहे या पंक्ति में लिखा मिल जाए और वहाँ पे अलंकार पूछा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही उस पंक्ति या दोहे में होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लंघन का संधि विच्छेद, यहाँ ये संधि से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है उल्लंघन शब्द जो है उसमें कौन सा संधि विच्छेद जो ये ऑप्शन में दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन ये है उत प्लस लंघन, ऑप्शन बी है उद प्लस लंघन, ऑप्शन सी है उल प्लस अंघन और ऑप्शन डी है उल प्लस लंघन। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है उत्लंघन। उत्लंघन जो संधि विच्छेद है ये बिल्कुल सही है उल्लंघन का, और उल्लंघन में व्यंजन संधि का, ये उल्लंघन शब्द जो है वो व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं व्यंजन संधि के, जैसे दिग प्लस गज, दिग्गज, तो दिग्गज में भी व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईस यानी कि जगदीश, तो ये सभी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। और उल्लंघन में भी व्यंजन संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है वो है उत प्लस लंघन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिरह कट का समास विग्रह होगा। गिरह कट का जो समास विग्रह है वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। ऑप्शन ये है गिरह का काटने वाला, ऑप्शन बी है गिरह को काटने वाला, ऑप्शन सी है गिरह के लिए काटने वाला और ऑप्शन सी है गिरह से काटने वाला। तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी है गिरह को काटने वाला। गिरह को काटने वाला, इसमें तत्पुरुष समास है। ये जो उदाहरण है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जिस समास में प्रथम पद हो ये अप्रधान हो, यानी गौड़ हो, अप्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे और इसके अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं। एक तो ये गिरह कट हो ही गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गगन चुंबी। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये इस तरीके के एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये सेकंड उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें भी वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है हमें। ऑप्शन ये है, तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय तुम्हारी सहायता करने वाले। ऑप्शन बी है, एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले। ऑप्शन सी है, तुम्हारी सहायता करने वाले तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय। और ऑप्शन डी जो है वो है, इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ के ही हमें बिल्कुल करेक्ट लगता है कि इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से बिल्कुल ही करेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। इसमें जो शब्द दिया गया है ऑप्शन में वो फिल करना है, और ये जो पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, इसको कंप्लीट करना है। सेंटेंस क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। पुरानी कथा की एक डैश विशेषता श्रोता अथवा किस्सांगों और किस्सा सुनने वालों की आमने सामने विद्यमानता होती थी। तो ये है सेंटेंस, और यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे फिल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है सामान्य, आकस्मिक, अनावश्यक और अनिवार्य। तो इन चारों में से कौन सा सर्वोचित यानी सबसे उचित शब्द होगा जो इस डैश की जगह पे फिल होगा और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन डी जो है अनिवार्य शब्द, ये यहाँ पे फिल होगा, जो कि सर्वोचित शब्द होगा अनिवार्य। पुरानी कथा की एक अनिवार्य विशेषता, ऐसा ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध लोकोक्ति बतानी है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन है जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखी हुई है। ऑप्शन ये है, अपनी टांग कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े। ऑप्शन बी है, अपनी जबान कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े। अपनी गर्दन कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े। ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल सही है। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े, ये जो इसका ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है, उचित विदेशी शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। डैश की जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं। तो ऑप्शन है स्त्रियों, नारी, औरतों, महिलाओं। इन चारों ऑप्शंस में से हमें विदेशी शब्द कौन सा है वो इस डैश की जगह पे फिल करना है। तो स्त्रियों, नारी, औरतों और महिलाओं में कौन सा शब्द होगा जो विदेशी शब्द है। जो विदेशी शब्द इनमें से होगा वही यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो औरतों जो है ये एक विदेशी शब्द है, और ये एक अरबी भाषा का शब्द है औरतों। तो यहाँ पे औरतों जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। औरतों की जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशीघ्र में समास है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ये है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। यथाशीघ्र में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसका प्रथम पद
जिसका प्रथम पद प्रधान है और अव्यय होता है, अपव्यय नहीं अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, वहाँ जो है अव्ययी भाव समास होता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। यथा शीघ्र के अलावा यथा संभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्मा, हाथों हाथ, भर पेट इत्यादि ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके आगे टोटल हमने 15 क्वेश्चन किया। जो बाकी के 5 क्वेश्चन बचे हैं वो इस पैसेज से रिलेटेड है, यानी जो गद्यांश है इससे रिलेटेड है। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 1929 की अमेरिका की आर्थिक मंदी, यहाँ पे अमेरिका जो है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा है, बल्कि शुद्ध जो है जो अमेरिका होना चाहिए, बट यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ है। ये जो है टाइपिंग एरर है। 1929 की अमेरिका की आर्थिक मंदी से वहाँ और दूसरे पूंजीवादी देशों में भी उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। दूसरी ओर सोवियत संघ में गिरावट ही नहीं आई, बल्कि 1939 और 1936 के बीच पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं से सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से अधिक हो गया। विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। जनता, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारों की ओर खिंचने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उनका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से ये प्रवृत्ति और मजबूत हुई। आगे है, वामपंथी गुटों के बनने से ये प्रवृत्ति और मजबूत हुई। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव तथा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई थी। लगा हुआ मालगुजारी में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी, खेतिहारों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटों और सुरक्षा, मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार तथा प्रमुख उद्योगों, खदानों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये था पैसेज। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में असत्य है। तो इसमें चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में। ऑप्शन ये है, जनता को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया था। ऑप्शन बी है, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जाने को मान्यता दी गई। ऑप्शन सी है, इसमें जनता को मूल अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। और ऑप्शन डी है, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इन सभी में ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें
महिलाओं तथा पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न कानून नहीं बनाए गए, बल्कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि सभी के लिए भिन्न भिन्न कानून नहीं बनाए गए, बल्कि यहाँ पे साफ तरीके से लिखा हुआ है किसी भी जाति पंथ लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता। तो यहाँ पे कानून की समानता की गई है, ना कि भिन्न भिन्न कानून बनाए गए हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है ये असत्य है, बाकी के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी। ऑप्शंस है 1934 आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है 1917 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी 1931 जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है 1939 सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल सही है, 1939 सुभाष चंद्र बोस। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर लोगों के उन्मुख होने का कारण निम्न में से नहीं था। तो ये नहीं शब्द जरूर ध्यान रखना है, वरना आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ऑप्शंस हैं 1929 और 1936 की रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, और ऑप्शन ये सही है क्योंकि ये हमने पढ़ा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। मंदी के बावजूद भी रूस के औद्योगिक उत्पादन में 4 गुना तक वृद्धि हुई थी। तो ये भी हमने पढ़ा कि 4 गुना वृद्धि हुई थी। ऑप्शन सी है सोवियत संघ पर 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये गलत था, प्रभाव पड़ा था सोवियत संघ पे। तो ऑप्शन सी जो है ये असत्य है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। विश्वव्यापी मंदी के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था की उपलब्धियों का उजागर होना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन में किसानों तथा मजदूरों के लिए पारित किए गए प्रस्तावों के संबंध में असत्य है। यहाँ भी असत्य ही बताना है, कौन सा जो ऑप्शन है वो असत्य है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ये है लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी करने का प्रस्ताव रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, हमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ऑप्शन डी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन ये सही है और ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्योंकि यहाँ नहीं में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो नहीं था, ये कारण नहीं था। इस वजह से ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी सभी जो कारण थे वो थे कारण, बाकी तीनों कारण सही हैं। और ये कारण जो है ऑप्शन डी का कारण निम्न में से नहीं था, इस वजह से ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है वो सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सहित कार्य करने की बेहतर दशा और वातावरण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, ऑप्शन सी है। लाभहीन तथा बंजर जोतों के लिए भी समान लगान निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, ऑप्शन डी है। मजदूरों तथा किसानों के संगठनों को उनके हित में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है वो असत्य है, बाकी के तीनों सत्य हैं। और कराची अधिवेशन में किसानों तथा मजदूरों के लिए जो कानून पारित किए गए थे उनमें ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की अमेरिका की आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव नहीं पड़ा।
ऑप्शन ए है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार में भी कमी देखी गई। और ऑप्शन सी है अमेरिका तथा दूसरे पूंजीवादी देशों में उत्पादन में गिरावट आई। ऑप्शन डी है जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन यानी सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। असत्य पूछा है, प्रभाव नहीं पड़ा तो जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। मंदी से क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो ये प्रैक्टिस सेशन अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।